आज 23 मई थियो 2025 को चलो एक हीरो के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा हीरो जिसकी स्टोरी हमारे थैलों को प्राइड से भर थीती है। इंडिया को इमेजिन करो, सैकड़ों साल पहले का। वो बहुत मुश्किलों का टाइम था बहुतों के लिए। लोग फ्रीडम के लिए, जस्टिस के लिए तरसते थे। वो एक ऐसे लीडर के लिए प्रे करते थे जो उन्हें रास्ता दिखाए। और ऐसे ही टाइम में एक लाइट का जन्म हुआ। ये लाइट थे शिवाजी महाराज। उनका जन्म हुआ था शिवनेरी के हिल फोर्ट में, महाराष्ट्र में। साल था 1630। उनका जन्म सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, ये जन्म था होप का, लोगों के लिए एक नई सुबह का प्रॉमिस। उनके फादर थे शाहजी राजे भोसले। शाहजी राजे एक ब्रेव और रिस्पेक्टेड मराठा जनरल थे। वो डेक्कन सल्तनेट्स की आर्मीज में सर्व करते थे। वो अक्सर मिलिट्री कैंपेन्स पर बैटल्स लड़ते हुए थ्योर रहते थे। लेकिन शिवाजी का सबसे बड़ा सपोर्ट, उनकी गाइडिंग स्टार थी उनकी मदर जीजाबाई। जीजाबाई एक ऐसी औरत थी जिनमें बहुत करेज और गहरी विजडम थी। उन्होंने अपने आसपास का सफरिंग देखा। उन्होंने एक फ्री और जस्ट किंगडम का सपना देखा, एक ऐसा किंगडम जहां लोग डिग्निटी के साथ जी सके। यही ड्रीम उन्होंने बहुत ध्यान से छोटे शिवाजी के हार्ट में बोया। वो उनकी पहली टीचर थी, उनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन। जीजाबाई ने शिवाजी के माइंड को नोबल थॉट से भर दिया। वो उन्हें हमारे महान एपिक्स, रामायण और महाभारत से स्टोरीज सुनाती थी। भगवान राम के राइचसनेस की स्टोरीज, अर्जुन के ब्रेवरी की स्टोरीज, ऐसी स्टोरीज की कैसे हमेशा गुड की जीत होती है ईविल पर। ये सिर्फ टेल्स नहीं थी उनके लिए, ये लेसन्स थे धर्मा के, ड्यूटी के, करेज के। उन्होंने उन्हें इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होना सिखाया। उन्होंने उनके अंतर स्वराज्य सेल्फ रूल के बीज को सींचा। वो चाहती थी कि वो एक ऐसे रूलर बने जो सच में अपने पीपल का ख्याल रखे, कमजोरों का प्रोटेक्टर। शिवाजी महाराष्ट्र के ऊबड़ खाबड़ हिल्स के बीच बड़े हुए। उन्होंने छोटी उम्र से ही एक वॉरियर के स्किल्स सीखे। वो एक एक्सपर्ट हॉर्समैन बन गए। उन्होंने स्वॉर्ड फाइटिंग की आर्ट में मास्टरी हासिल की। वो स्ट्रांग और एजाइल थे, लेकिन उससे भी ज्यादा उनका अपनी जमीन से एक गहरा कनेक्शन बन गया। वो अपने फ्रेंड्स के साथ कंट्री साइड में घूमते थे। उन्होंने फर्स्ट हैंड देखा आम लोगों की हार्डशिप्स को। वो उनका पेन, उनकी एस्पिरेशन समझते थे। इस अर्ली लर्निंग, इस एम्पैथी ने उनके रिजॉल्व को शेप किया। ईसो ने उन्हें उनकी फ्रीडम और उनके फ्यूचर के लिए फाइट करने को डिटरमिन्ड बनाया। जैसे जैसे यंग शिवाजी बड़े हुए, उनकी आंखें एक थेम खुली हुई थीं। उन्होंने अपने प्यारे लोगों की हालत देखी। उन्होंने देखा कि कैसे वो लोग थेऊर बैठे राजाओं के राज में जी रहे थे। ऐसे राजा जो अक्सर उनकी जरूरतें या उनके कल्चर को नहीं समझते थे। उन्होंने अन्याय और जुल्म देखा। उनके दिल में एक आग जलने लगी। ये आग थी हम थरथई की। ये बीठेलाव की एक ख्वाहिश थी, कुछ करने की एक जबरदस्त बेचैनी। वो उनके थर्ड को अपना थर्ड समझते थे। वो जानते थे कि चीजें अलग होनी ही चाहिए। उनका मानना था कि वो लोग इससे बेहतर, बहुत बेहतर डिजर्व करते थे। उन्होंने अपने आसपास वफादार थियोस्तों का एक ग्रुप जमा करना शुरू किया। ये थे नौजवान मावले सयाथेरी पहाड़ों के बहादुर लड़के। वो सीधे साथे मजबूत लोग थे। वो पहाड़ों और घाटियों को अच्छी तरह जानते थे। वो शिवाजी पर भरोसा करते थे। वो उनके विजन, उनके नेक इरादों पर यकीन करते थे। उन्होंने उनसे अपने सपने के बारे में बात की। एक सपना अपने खुद के राज का, एक ऐसा राज जहां वो अपनी किस्मत के खुद मालिक होंगे। थियोस्ती और वफादारी का एक मजबूत रिश्ता बन गया। यही रिश्ता उनकी आर्मी की नींव बना। एक थेन शिवाजी इन बहादुर साथियों को रायरेश्वर मंदिर ले गए। वो एक सुनसान जगह थी, पहाड़ों में छिपी हुई। वहां भगवान शिव के सामने उन्होंने एक पक्की कसम खाई, एक ऐसी कसम जिसने इतिहास का रुख बिठेल थिया। उन्होंने अपने अंगूठों में चीरा लगाया और शिवलिंग पर खून लगाया। उन्होंने स्वराज्य यानी अपना राज स्थापित करने की कसम खाई। उन्होंने इस नेक काम के लिए अपनी जान तक थियाव पर लगा थे। ये कोई हल्के में लिया गया फैसला नहीं था, ये एक पवित्र वचन था, भगवान और अपनी मातृभूमि से किया गया वाथिया। स्वराज्य का ये सपना सिर्फ पॉलिटिकल पावर के बारे में नहीं था, ये एक राजा को हटाकर दूसरे को लाने के बारे में नहीं था। शिवाजी के लिए ये एक बहुत गहरी पुकार थी, ये एक स्पिरिचुअल मिशन था, ये धर्म के लिए, सच्चाई के लिए लड़ाई थी। ये अपने लोगों की इज्जत वापस फैलाने के बारे में था। ये न्याय और बराबरी पर टिका एक समाज बनाने के बारे में था, जहां हर कोई, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, बिना डर के जी सके। रायरेश्वर की ये कसम ही असली शुरुआत थी। वो चिंगारी जिसोने क्रांति की एक जबरदस्त आग जला दे। स्वराज्य का सपना थील में जलाए शिवाजी ने अपना काम शुरू किया। वो जानते थे कि एक किंगडम बनाने के लिए उन्हें स्ट्रॉन्ग होल्ड्स चाहिए, उन्हें फोर्ट्स चाहिए थे। उनका पहला बड़ा कथीम था टोरना फोर्ट पर कब्जा।
वो तब सिर्फ एक टीनेजर थे। ये पावरफुल बीजापुर सुल्तानेट के खिलाफ एक बोल्ड मूव था। तोरना पर कब्जा एक सिग्नल था। ईसो ने एक नए लीडर के आने का ऐलान किया। इससे उनका डिटर्मिनेशन देखा। शायद ये एक छोटा फोर्ट था, पर ये एक जायंट लीप ऑफ फेथ था, अपने लोगों की फ्रीडम और सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ एक छलांग। तोरना के बाद और भी फोर्ट्स उनके कंट्रोल में आ गए। कोंदाना, बाद में सिन्हागाद, राजगाद और पुरंदर जैसे की फोर्ट्स। ये फोर्ट्स स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये सह्याद्री माउंटेन्स के मुश्किल टेरेन में थे। शिवाजी जमीन को समझते थे। वो जानते थे कि इसे अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूज करना है। हर फोर्ट जिस पर उन्होंने कब्जा किया वो एक स्टेपिंग स्टोन बन गया, उनके स्वराज्य के विजन के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक। राजागाद तो उनकी पहली कैपिटल भी बना। ये फोर्ट सिर्फ पत्थर के ढांचे नहीं थे, ये मराठाओं की डिफायंस और बरहती स्ट्रेंथ के सिंबल्स थे। शिवाजी एक ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे। उनके पास दुश्मनों जैसी बड़ी कन्वेंशनल आर्मी नहीं थी। उनके पास थे अपने बहादुर और मावला सोल्जर्स। वो क्विक, एजाइल और बहुत लॉयल थे। वो पहाड़ों को अच्छी तरह से जानते थे। शिवाजी ने इन स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल करके लड़ाई के नए तरीके डेवलप किए। वो गेरिला वॉरफेयर के मास्टर बन गए। ये टैक्टिक्स उस समय किसी ने सुने भी नहीं थे। उन्होंने स्मार्टर लड़ने का फैसला किया, सिर्फ हार्डर नहीं। वो जानते थे कि इनोवेशन ही बड़े और वेल इक्विप्ड दुश्मनों को हराने का की था। उनके गेरिला टैक्टिक्स में सरप्राइज अटैक्स शामिल थे। दुश्मन के कैंप्स और सप्लाई लाइंस पर बिजली की तेजी से रेड्स। उनके सोल्जर्स अचानक आते, जोरदार हमला करते और पहाड़ों में गायब हो जाते। उन्होंने मुश्किल टेरेन को अपनी ढाल और अपना हथियार बनाया। इससे उनके दुश्मनों की बड़ी धीरे चलने वाली आर्मीज कंफ्यूज और डिमोरलाइज हो जाती थीं। शिवाजी ने वॉरफेयर के नए रूल्स लिखे। उन्होंने दिखाया कि हिम्मत और चतुराई से ब्रूट फोर्स को हराया जा सकता है। पहाड़ का शेर अब दहाड़ने लगा था और उसके दुश्मन डर और अचंभे से सुनने लगे थे। शिवाजी की बढ़ती पावर और इन्फ्लुएंस बीजापुर सल्तनत को परेशान करने लगी। वो उन्हें अपनी अथॉरिटी के लिए एक सीरियस खतरे की तरह देखने लगे। तो उन्होंने डिसाइड किया अपने सबसे फॉर्मिडेबल जनरल को उन्हें कुचलने के लिए भेजने का। ये जनरल था अफजल खान। अफजल खान अपनी जबरदस्त ताकत और अपनी बेरहमी के लिए जाना जाता था। वो पहाड़ जैसा आतमी था, घमंडी और अकड़ू। उसका मिशन साफ था, शिवाजी को पकड़ना, जिंत्या या मूर्तिया। उसने डींग मारी कि वो उस नौजवान मराठा रेबल को जंजीरों में जकड़कर वापस लाएगा। एक ड्रामेटिक मुकाबले के लिए मैथियान सज चुका था। अफजल खान ने अपना कैंपेन बड़ी बेरहमी से शुरू किया। वो मराठा टेरिटरी से गुजरा, मंथेर तोड़ते हुए। उसने पवित्र जगहों को अपवित्र किया। उसने ये शिवाजी को प्रोवोक करने के लिए किया ताकि वो उन्हें खुले मैथियानों में खींच सके, जहां खान की बड़ी आर्मी को एडवांटेज मिलता। उसने शिवाजी को कम आंका। वो उन्हें बस एक और लोकल सरथियर समझता था। उसका मानना था कि उसकी अपनी रेप्यूटेशन और पावर शिवाजी को डराकर झुकाने के लिए काफी होगी। लेकिन शिवाजी कुछ और ही मिट्टी के बने थे। वो ऐसे नहीं थे जो ऐसी बेरहम टैक्टिक से आसानी से डर जाए। शिवाजी अफजल खान की धोखेबाजी वाली रेप्यूटेशन के बारे में जानते थे। वो जानते थे कि ये एक डेंजरस दुश्मन है। उन्होंने अपनी मीटिंग के लिए लोकेशन बहुत ध्यान से चुनी। प्रतापगढ़ किले की तलहटी, एक ऐसी जगह जो घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरी थी, जिससे उनके आथमी फेमिलियर थे। शिवाजी ने खुद को बड़ी बारीकी से तैयार किया। उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे चेनमेल आर्मर का एक कोट पहना। उन्होंने अपनी हथेली में एक बाघ नख यानी टाइगर क्लॉज छिपा रखे थे। उन्होंने एक छिपा हुआ डैगर, एक बिछवा भी रखा था। वो किसी भी धोखे के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि अगर पॉसिबल हो तो शांति से मामला सुलझ जाए। मीटिंग एक टेंट में हुई। जैसे ही वो गले मिले, अफजल खान ने अपनी धोखेबाज फितरत के मुताबिक शिवाजी को स्टैब करने की कोशिश की। उसका डैगर शिवाजी के आर्मर से टकराया, जिससे वो बच गए। उस क्रिटिकल मोमेंट में शिवाजी ने बिजली की तेजी से काम किया। उन्होंने वाघ नख अफजल खान के पेट में गहरा घोंप दिया। फिर उन्होंने अपने बिछवे का इस्तेमाल किया काम तमाम करने के लिए। ये सेल्फ डिफेंस का एक तेज और डिसाइसिव कृत्य था। ताकतवर अफजल खान हार गया था। ये जीत एक टर्निंग पॉइंट थी। इसने मराठों का मोराल जबरदस्त बढ़ा थिया। इसने साबित कर थिया कि सबसे ताकतवर दुश्मन भी हिम्मत और इंटेलिजेंस से हराए जा सकते हैं। सेक्शन 5 माइटी मुघल से सामना, द लायन चैलेंजेस द एम्पायर। अफजाल खान की डिफीट के बाद शिवाजी का फेम थ्योर तक फैल गया। अब एक मच बिगर पावर ने नोटिस किया, द माइटी मुघल एम्पायर, जिसे रूल करते थे एम्परर औरंगजेब। औरंगजेब उस टाइम थियुनिया के सबसे पावरफुल रूलर्स में से एक थे।
उन्होंने शिवाजी को सिर्फ एक लोकल रेबल नहीं बल्कि अपनी इंपीरियल अथॉरिटी के लिए एक चैलेंज समझा। उन्होंने अपनी वास्ट आर्मीज को डेक्कन भेजने का डिसाइड किया। उनका एम था इस राइजिंग मराठा पावर को हमेशा के लिए क्रश करना। मराठास और मुगल्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट अब सीरियसली शुरू होने वाला था। औरंगजेब ने अपने ही अंकल शाइस्ता खान, जो एक पावरफुल मुगल नोबल थे, उन्हें भेजा। वो एक ह्यूज आर्मी लेकर आए। शाइस्ता खान ने महाराष्ट्र में मार्च किया और पुणे को कैप्चर कर लिया। उन्होंने शिवाजी के चाइल्डहुड होम लाल महल पर भी ऑक्यूपाई कर लिया। उन्होंने उसे अपना रेजिडेंस बना लिया। ये एक डिलिबरेट एक्ट ऑफ ह्यूमिलिएशन था। इसका मतलब शिवाजी को दिखाना था कि मुगल्स अब कंट्रोल में हैं। लेकिन शिवाजी इतनी इजीली डिफीट एक्सेप्ट करने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक रिस्पॉन्स प्लान करना शुरू कर दिया, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो ऑडेशियस और अनफॉरगेटेबल हो और मुगल कमांडर के हार्ट में डर पैदा कर दे। इनक्रेडिबल ब्रेवरी और ब्रिलियंट प्लानिंग दिखाते हुए शिवाजी ने एक डेयरिंग नाइट रेड एग्जीक्यूट किया। वो अपने कुछ मोस्ट ट्रस्टेड सोल्जर्स की स्मॉल बैंड के साथ पुणे में इन्फिल्ट्रेट कर गए। वो लाल महल में एंटर हुए, जहां शाइस्ता खान अपने वास्ट कंटिंजेंट के साथ ठहरा हुआ था। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वो शाइस्ता खान के चेम्बर्स तक पहुंच गए। जो केओस हुआ उसमें शाइस्ता खान पर अटैक हुआ। जब वो एक विंडो से एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी फिंगर्स कट गई, उनका सन मारा गया। मुगल कैंप में पूरी तरह से कंफ्यूजन फैल गया। शाइस्ता खान डिसग्रेस में पुणे से भाग गए। इसके फौरन बाद ये डेयरिंग रेड एक मास्टर स्ट्रोक था। ये मराठास के लिए एक ह्यूज साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी। इससे पता चला कि शिवाजी मुगल पावर के वेरी हार्ट पर स्ट्राइक कर सकते थे। इससे उनका फियरलेसनेस और स्ट्रेटेजिक जीनियस डेमोन्स्ट्रेट हुआ। आम लोगों ने इस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया। इससे शिवाजी की लीडरशिप में उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। दूसरी तरफ मुगल्स शॉक रह गए। उन्हें रियलाइज हुआ कि शिवाजी महाराज सिर्फ एक पहाड़ी चूहा नहीं थे, जैसा कुछ लोग उन्हें कहते थे। वो एक शेर थे जो उनके एम्पायर की माइट को चैलेंज करने में केपेबल थे। उनके हर ऐसे एक्ट ऑफ वैलर से उनका लेजेंड और भी स्ट्रांग होता गया। सेक्शन 6, पुरंदर की ट्रीटी और आगरा विजिट, एक स्ट्रैटेजिक रिट्रीट। शाइस्ता खान की हार और बेइज्जती से औरंगजेब गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने ठान लिया था कि वो शिवाजी के विद्रोह को खत्म करके रहेगा। इस बार उसने अपने सबसे काबिल कमांडर्स में से एक आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम को भेजा। जय सिंह एक अनुभवी राजपूत जनरल थे। वो अपनी मिलिट्री स्किल्स और अपनी डिप्लोमेसी के लिए जाने जाते थे। वो डेक्कन पहुंचे एक बहुत बड़ी मुगल आर्मी के साथ। उन्होंने पुरंदर के किले को घेर लिया, जो मराठों का एक अहम गढ़ था। वीर मुरारबाजी देशपांडे के नेतृत्व में मराठा अविश्वसनीय हिम्मत से लड़े, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। शिवाजी महाराज ने खुद को एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में पाया। उनकी फोर्सेस बंटी हुई और कमजोर थी। लंबे समय से चल रहे युद्ध के कारण उनकी प्रजा परेशान थी। वो जानते थे कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में लड़ाई जारी रखना तबाही ला सकता है। उन्हें एक दर्दनाक फैसला लेना पड़ा। अपनी प्रजा के लिए और अपने नए राज्य को भविष्य में फिर से जुएकी के लिए बचाने के लिए उन्होंने बातचीत करने का फैसला किया। वो 1665 में पुरंदर की ट्रीटी के लिए मान गए। इस ट्रीटी के तहत उन्हें अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। यह एक कड़वा घूंट था, एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट। पुरंदर की ट्रीटी की शर्तों के तहत शिवाजी सम्राट औरंगजेब के आगरा थैरबार में विजिट करने के लिए भी मान गए। यह एक बहुत रिस्की प्रस्ताव था। जयसिंह ने शिवाजी को उनकी सेफ्टी का भरोसा ठेलाया था। शिवाजी को शायद उम्मीद थी कि औरंगजेब से मिलकर वो अपने इलाकों के लिए मान्यता हासिल कर लेंगे। शायद उन्होंने मुगल सिस्टम में एक सम्मानजनक पोजीशन की कल्पना भी की थी, जिसे वो स्वराज्य के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। उन्होंने यह चांस लेने का फैसला किया। वो अपने छोटे बेटे संभाजी और अपने कुछ भरोसेमंद लोगों के एक छोटे से दस्ते के साथ आगरा गए। आगरा का यह सफर खतरों से भरा था। शिवाजी औरंगजेब की चालाकी और बेरहम स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। वो जानते थे कि वो एक ताकतवर और अक्सर अनप्रेडिक्टेबल सम्राट की मांग में जा रहे थे। फिर भी शिवाजी एक स्टेट्समैन भी थे। अपनी प्रजा और अपने सपने के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वो हर मुमकिन रास्ता आजमाने को तैयार थे। उन्होंने यह यात्रा हिम्मत और साफ मन से की। वो किसी भी अंजाम के लिए तैयार थे। यह फैसला स्वराज्य की भलाई के लिए उनके निजी बलिदान देने की इच्छा को तय खाता था। सेक्शन 7, आगरा से जबरदस्त फरारी, पिंजरे में बंद शेर पर हौसला बुलंद। जब शिवाजी महाराज आगरा में औरंगजेब के थैरबार पहुंचे तो उन्हें वो इज्जत नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी।
उन्हें कम थेरजे के सरथेरों यानी 5000 मनसब तेरों के बीच खड़ा किया गया। ये औरंगजेब ने जानबूझकर उनकी बेइज्जती की थी। शिवाजी, जो खुद एक आजाद बादशाह थे, उन्हें बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई। उनके मराठा गरूर को चोट पहुंची। वो ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने बादशाह के थेरबार में इस बर्ताव का खुलेआम विरोध किया। भले ही वो घर से थ्यूर और दुश्मनों से घिरे हुए थे, उनका जज्बा वैसा ही जोशीला और अटूट रहा। उन्होंने अपनी नाराजगी साफ जाहिर कर दी। शिवाजी के इस रवैये से औरंगजेब आग बबूला हो गया। उसने शिवाजी और उनके बेटे संभाजी को नजरबंद करने का हुक्म दिया। उन्हें आगरा की एक हवेली में कैद कर दिया गया। चारों तरफ मुगल पहरेदार थे। उनकी हालत काफी संगीन लग रही थी। औरंगजेब ने शिवाजी को खत्म करने की साजिशें शुरू कर दी। कई लोगों को लगा कि बस अब शिवाजी की कहानी खत्म, लेकिन शिवाजी स्ट्रेटजी के उस्ताद थे। ऐसी मुश्किल हालत में भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उनका दिमाग हर वक्त काम कर रहा था, बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था। वो जानते थे कि उन्हें फरार होना ही होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी प्रजा और स्वराज के लिए। तब शिवाजी ने भागने के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाया। उन्होंने बहुत बीमार होने का नाटक किया। उन्होंने मिठाइयों और फलों से भरी बड़ी बड़ी टोकरियां बाहर भेजना शुरू कर दिया। ये टोकरियां मंथेरों, साधु संतों और गरीबों में त्यान करने के बहाने भेजी जाती थी, अपनी जल्द सेहतयाबी के लिए और त्यान पुण्य के तौर पर। शुरू में पहरेदार इन टोकरियों की बड़ी सावधानी से तलाशी लेते थे, लेकिन जब ये रोज का काम बन गया तो उनकी चौकसी कम हो गई। वो इसे नॉर्मल समझने लगे। शिवाजी ने बिल्कुल ऐसा ही अंदाजा लगाया था। वो बड़े सब्र से अपने इस जांबाज कारनामे के लिए ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे थे। फिर एक दिन वो मौका आ ही गया। शिवाजी और उनके जवान बेटे संभाजी उन्हीं बड़ी टोकरियों में से थियों में छिप गए। वो टोकरियां हवेली से बाहर निकाली गईं, बेखबर मुगल पहरेदारों की नाक के नीचे से। ये सचमुच बहुत हिम्मत और रिस्क वाला काम था। बाहर निकलते ही उन्होंने महाराष्ट्र वापसी का लंबा और खतरनाक सफर शुरू किया। उन्होंने भेष बिठेलकर सैकड़ों मील दुश्मन के इलाके से सफर किया। उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके पक्के इरादे और चालाकी ने उन्हें हर मुश्किल से निकाल लिया। शिवाजी के फरार होने की खबर से औरंगजेब और पूरा मुगल सल्तनत सौन्न रह गया। पिंजरे में बंद शेर आखिरकार आजाद हो गया था। सेक्शन 8, कोरोनेशन और एक नए युग की शुरुआत, द पीपल्स किंग। शिवाजी महाराज का आगरा से मिराक्युलस एस्केप और महाराष्ट्र में उनकी सेफ वापसी से उनके लोगों में खुशी और एक्साइटमेंट की लहर फैल गई। इसे एक डिवाइन ब्लेसिंग के तौर पर देखा गया। उनकी डेयरिंग एस्केप ने मराठा स्पिरिट को री एनर्जाइज कर दिया। उन्होंने जल्द ही से अपनी फोर्सेस को रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने उन फोर्ट्स पर थियोबारा कब्जा करना शुरू कर दिया, जिन्हें वो ट्रीटी ऑफ प्यूरांदर के तहत गंवा चुके थे। एक एक करके ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स मराठा कंट्रोल में वापस आ गए। स्वराज का सपना, जिसे एक सेटबैक लगा था, अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से जल रहा था। शिवाजी की लीडरशिप एक बार फिर वाइड स्प्रेड रेजिस्टेंस को इंस्पायर कर रही थी। आखिरकार वो टाइम आ गया था कि इस हार्ड वन फ्रीडम को एक फॉर्मल शेप दिया जाए। शिवाजी ने एक ग्रैंड कोरोनेशन सेरेमनी करने का फैसला किया। इससे एक इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम, एक सॉवरेन स्टेट की एस्टैब्लिशमेंट का ऑफिशियली ऐलान होना था। इससे उनके रूल को लेजिटिमेसी मिलनी थी। ये सेरेमनी, जिसे राज्याभिषेक कहा जाता है, रायगढ़ फोर्ट पर हुई। रायगढ़ एक मैग्निफिसेंट फोर्ट था, जिसे उनके न्यू किंगडम की कैपिटल के तौर पर चुना गया था। 6 जून 1674 को वैदिक हिम्स के जाप और ग्रेट सेलिब्रेशन के बीच शिवाजी को फॉर्मली क्राउन पहनाया गया। ये सभी के लिए इमेंस प्राइड और सिग्निफिकेंस का मोमेंट था। अपने कोरोनेशन पर शिवाजी महाराज ने छत्रपति का टाइटल लिया, जिसका मतलब है एक सॉवरेन मोनार्क, एक पैरामाउंट रूलर। उन्होंने क्षत्रिय कुलवंतस, क्षत्रियास के हेड, और हैंथ्यू धर्मो थे धारक, हिंदू फेथ के प्रोटेक्टर। हालांकि वो सभी फेथ्स की रिस्पेक्ट करते थे, जैसे दूसरे टाइटल्स भी लिए। ये कोरोनेशन एक पावरफुल स्टेटमेंट था। इसोन थ्यूनिया को डिक्लेयर कर दिया कि एक न्यू किंगडम का जन्म हो चुका है। एक ऐसा किंगडम जो जस्टिस, फ्रीडम और अपने सभी लोगों के लिए रिस्पेक्ट के प्रिंसिपल्स पर बना था। इसो ने स्वराज के, यानी मराठों के सेल्फ रूल के ट्रू डॉन को मार्क किया। ये कोरोनेशन सिर्फ शिवाजी महाराज का पर्सनल ट्रायम्फ नहीं था, ये उनके लोगों की विक्ट्री थी। इसो ने उन्हें एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी दी, एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग दिया। इसो ने उनके अंदर इमेंस प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस भर दिया। स्थियों से उन पर दूसरों का रूल रहा था। अब उनके पास अपना खुद का किंग था, उन्हीं में से एक छत्रपति।
एक ऐसा किंग जो उन्हें समझता था, उनके लिए लड़ता था और उनके वेलफेयर की केयर करता था। शिवाजी महाराज सच में द पीपल्स किंग थे। उनका रेन उनके रेल्म में हर किसी के लिए होप और एक जस्ट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर का प्रॉमिस सिंबलाइज करता था। सेक्शन 9, रिफॉर्म्स, गवर्नेंस और उनकी यादगार लेगेसी। हमेशा के लिए एक रोशनी। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक निडर योद्धा और एक बेहतरीन मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट से कहीं ज्यादा थे। वो एक बुद्धिमान और थ्योर की सोचने वाले एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। अपने राज्याभिषेक के बाद उन्होंने स्वराज्य के लिए एक मजबूत और कुशल शासन व्यवस्था बनाने पर फोकस किया। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। ये 8 मंत्रियों की एक काउंसिल थी। हर मंत्री एक खास डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार था, जैसे फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स, न्याय और डिफेंस। इस सिस्टम से एडमिनिस्ट्रेशन एकदम स्मूथ और ऑर्गेनाइज्ड चलता था। इससे राज्य के लिए अच्छे डिसीजन लेने में एमथियत मिली। उन्होंने मिलिट्री में भी बड़े रिफॉर्म्स किए। उन्होंने एक डिसिप्लिन्ड और वेल ट्रेंड आर्मी बनाई। उन्होंने जन्म या ओहदी के बजाय काबिलियत और लॉयल्टी पर जोर दिया। वो एक लंबे कोस्ट लाइन वाले किंगडम के लिए नेवल पावर की क्रिटिकल इंपॉर्टेंस को भी समझते थे। जंगी जहाजों का एक मजबूत फ्लीट बनाने के लिए उन्हें अक्सर फादर ऑफ द इंडियन नेवी भी कहा जाता है। इस नेवी ने मराठा ट्रेड और कोस्टल इलाकों को समुद्री डाकुओं और फॉरेन पावर्स से बचाया। उन्होंने खेती और ट्रेड को बढ़ावा दिया। उन्होंने ऐसी पॉलिसीज लागू की जो किसानों और ट्रेडर्स के लिए फेयर थीं, जिससे उनके लोग खुशहाल रहे। शिवाजी महाराज के शासन की सबसे खास बातों में से एक थी उनका एथिकल कंडक्ट पर जोर। लड़ाई में भी उन्होंने अपने सैनिकों के लिए कड़े नियम बनाए थे। उन्हें इंस्ट्रक्शन थे कि आम नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचाए। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ दुश्मन के इलाके में भी इज्जत से पेश आना था। उन्होंने ऑर्डर दिया कि सभी पूजा की जगहों की हिफाजत की जाए, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। उन्होंने जबरदस्ती धर्म बिठलवाने की इजाजत नहीं दी। दया और टॉलरेंस के ये प्रिंसिपल्स उनके समय के हिसाब से सच में क्रांतिकारी थे। उन्होंने सिर्फ ताकत से ही नहीं बल्कि एक मजबूत मोरल कंपास के साथ राज किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ और अचीवमेंट्स अस्थियों बाद आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। वो हिम्मत, सेल्फ रिस्पेक्ट और सही लीडरशिप के एक टाइमलेस सिंबल हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि पक्के इरादे, क्लियर विजन और अपने लोगों के लिए गहरे प्यार से बड़ी रुकावटें भी पार की जा सकती हैं। वो न्याय और आजादी के लिए लड़े। उन्होंने एक ऐसा किंगडम बनाया जहां लोग इज्जत के साथ जी सकें। उनकी लेगेसी सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लिए है। वो मराठों के हमेशा गरजने वाले शेर, भारत माता के सच्चे सपूत और आने वाली पीढ़ियों के लिए रोशनी की एक मशाल है। जय हिंद।